दोस्तों, वीरकेशन सिंह ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कक्षा अगला सवाल इसी तरह हम कक्षा को जो है ना बारी बारी से इसको जो है ना अध्ययन करते हुए चलेंगे। इस सवाल को काफ़ी गहराई से आप लोग समझिएगा। सवाल जो है ना सी-टेट CDP बाल विकास के तहत इस सारे सवालों को रखा गया है। सारे सवाल को गहराई से समझिएगा ताकि आगामी एग्जाम में आपको फायदा हो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए व ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कह रहा कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। अगर यह सवाल इस तरह से आए कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को किस तरह से क्लास में ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए, पूरी तरह से नेचुरल ट्रीटमेंट जो है उसको करना चाहिए। वो ऑडियो और CD के जरिए, मान ली कि ऑडियो और CD के जरिए, कभी कभी देखिएगा कि अब स्मार्ट क्लास जो है ना सारे स्कूलों में दिया जा रहा है ताकि उसमें ऑडियो और CD के जरिए उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चे उसको काफ़ी उत्सुकता से देखते हैं। और इस तरह से आगामी क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 को ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है। जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 41 और 46 किससे रिलेटेड है, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों से। यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों से यह क्वेश्चन पूरी तरह से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित है। इस बात को पूरी तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना पूरी तरह से अब देखिए 68 क्वेश्चन नंबर को हम लोग यहाँ पर ध्यान से देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 जो है कि यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और B को D के मध्य में अंतर नहीं कर पाता तो यह क्या है। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिख देता है, 16 है, जैसे यह 16 है और इसको 61 लिख देता है, और मान ली कि यह B है और इसको यह D लिख देता है, तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा A को D के मध्य अंतर नहीं कर पाता है कि यह क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, सीखने में अक्षम। वह सीखने में अक्षम है। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा B और D के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो यह सीखने में अक्षम होगा पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये काफ़ी बहुत बेहतर है। इस क्वेश्चन को काफ़ी हम लोग गौर से देखेंगे। यह क्वेश्चन जो है ना 69 है कि व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के कोई भी फिजिकल जो है ना बीमारी या फिजिकल डिजीज होता है तो कितने प्रतिशत तक स्ट्रेस यानी प्रेशर यानी इस सब की भूमिका में महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा 50 से 70% तक इसका राइट आंसर है। अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है। आप लगातार कोई काम का आ जाता है लेकिन बीच में उस काम में कोई रोड़ा आ जाता है, पठार आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपका डेवलपमेंट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वह शून्य में बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 को काफ़ी गौर से देखिएगा कि अधिगम वक्र में पठार क्या दर्शाता है। जबकि CTT के ऑब्जेक्टिव में जब इस तरह के प्रश्नों का समावेश हो तो आपको यह दर्शाना चाहिए कि अधिगम वक्र में पठार क्या दर्शाता है। अधिगम वक्र में पठार यह दर्शाता है कि शून्य अथवा नगण्य सुधार हो रहा है, मतलब जीरो, अथवा उसमें ब्लैंक जो है ना डेवलपमेंट हो रहा है, किसी तरह की डेवलपमेंट उसमें नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 71 है। इस 71 क्वेश्चन को काफ़ी हम लोग गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, एक कक्षा जिसमें बालकों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है डैश दृष्टिकोण पर आधारित है। एक कक्षा है जिसमें बालकों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है डैश दृष्टिकोण का, यानी कंस्ट्रक्शनिज्म यानी क्रियात्मक, कंस्ट्रक्शनिज्म यानी निमित्तवाद जो है यह एक प्रकार के इसका आंसर होता है कंस्ट्रक्शनिज्म यानी निमित्तवाद। इस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखिएगा कि एक कक्षा जिसमें बालकों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है डैश 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 दृष्टिकोण पर आधारित है, तो निमित्तवाद यानी कंस्ट्रक्शनिज्म यानी रचनात्मकता इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सकते हैं कि सीखने की विशेषताएं क्या है। सीखने की विशेषताएं, क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है कि सीखने की विशेषताएं क्या है।
सीखने की विशेषताएं जो हो सकता है, जैसे सीखने की विशेषताएं, सीखने की दो तरह की विशेषताएं हैं, जैसे सार्वभौमिकता, एक है सार्वभौमिकता, दूसरी है निरंतरता। आप सीखने का कोई काम कर रहे हैं, लगातार उस काम को करते करते आप पूरी तरह से सीख जाइएगा। बीच में रोड़ा अटकाइएगा, पठार अटकाइएगा, काम को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, इरेगुलर हो जाइएगा, तो पूरी तरह से आप नहीं सीख पाइएगा। तो सीखने की विशेषता जो है वह पूरी तरह से, सीखने की विशेषताएं पूरी तरह से दो विशेषताएं है। ए बी सी डी क्वेश्चन रहेगा तो कभी कभी उसमें देता है ए है, बी है, सी है, डी है, बी और डी है। तो सीखने की जब भी विशेषता आएगा तो उसमें सार्वभौमिकता और निरंतरता दोनों आंसर जो है ना सही होगा। इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है ना 73 है कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो अचानक उसका सॉल्यूशन की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है, तो उसका राइट आंसर है सूझ का सिद्धांत। नहीं कहते कि यह बहुत सूझबूझ वाला आदमी है, कोई भी प्रॉब्लम को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर देता है। तो इस बात का राइट आंसर होगा इस समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है सूझ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर जो है ना 74 पर चलते हैं कि 74 क्वेश्चन है कि अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं क्या कहलाती है। अधिगम की वह अवस्था, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं क्या कहलाती है। ये एक प्रकार का कोऑपरेटिव जो है ना लर्निंग हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी अधिगम। अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है सहयोगी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 75 को काफी ध्यान से देखिएगा कि एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या है। एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या है। एक प्रभावी शिक्षार्थी का गुण होगा वह स्वनिर्देशित होगा, जिज्ञासु व मुक्त विचार वाला होगा, स्व जागरूकता होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसी तरह अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 76 को हम लोग देखते हैं कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कमरे से बाहर जाओ, कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगले बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रख करके अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण क्या है। तो यह बहुत अच्छा है कि यह उदाहरण क्या है। तो यह उदाहरण जो है पूरी तरह से होगा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। यह गलत हो जाएगा, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा श्रृंखलागत अधिगम का। तो इस आंसर को पूरी तरह से ध्यान में रखिएगा, श्रृंखलागत अधिगम यह राइट आंसर है। प्रयास व त्रुटि में, प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कोई भी प्रयास करते हैं, त्रुटि करते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर त्रुटि करते हैं, फिर प्रयास करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंसर होगा लक्ष्य यानी गोल। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन किया है। इस व्यक्ति विशेष का नाम है, इसको आप याद रखिएगा कि मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन किया था ओसबोर्न ने। किसने किया था। मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन किया था ओसबोर्न। मस्तिष्क यानी बोर्न, कोई होता है बाई बोर्न जो है तेज होता है, तो मस्तिष्क यानी ब्रेन से कनेक्शन है, बी फॉर ब्रेन और बी फॉर बोर्न। तो मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन किया है ओसबोर्न ने। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है। यह क्वेश्चन नंबर जो है 79 को देखेंगे कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन क्या है। प्रोजेक्ट प्रणाली यानी प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा किलपैट्रिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 पर चलते हैं। या 80 क्वेश्चन नंबर को 80 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं कि एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, वह उचित रूप से इसका क्या अर्थ होता है। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है तो उचित रूप से इसका अर्थ होता है कि वह अधिक जिज्ञासी प्रवृत्ति का है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह अधिक जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु है, तो वह प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 को देखेंगे।
कि संवेग की मूल उत्पत्ति डैश से होती है। संवेग की मूल उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेग की मूल उत्पत्ति डैश से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है। हमने क्वेश्चन आंसर का अधिक से अधिक समावेश किया है ताकि आप लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो ही हो और कॉन्सेप्ट भी कुछ क्लियर होते हुए चले आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं कि अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अभिप्रेरणा के चक्र में अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इसको याद रखिएगा, आवश्यकता पहले आता है, फिर प्रबल प्रेरणा आता है, फिर उत्तेजना आता है, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार आता है, उपलब्धि आता है, उत्तेजना में कमी आता है। सबसे पहले आवश्यकता महसूस होता है, फिर प्रेरणा आती है, फिर उत्तेजना आता है, फिर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार हो जाता है, फिर उपलब्धि आ जाता है, तो उत्तेजना में कमी आ जाता है। तो इस बात को ध्यान से रखिएगा। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का प्रत्याशा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो विक्टर ब्रूम। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, सृजनशील विशेषताएं क्या है। कोई आदमी काफी क्रिएटिव माइंड के रहता है, तो उसमें क्या, सबके सारी थिंकिंग अलग अलग है, लेकिन जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है जिसमें सृजनशील है कैरेक्टरिस्टिक, तो उसका भिन्न सोच है, डिफरेंट थिंकिंग करता है। डैश बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। डैश यानी बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो इसका आंसर होगा प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्त मान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं वह किसी भी तरह की स्किल को जल्दी सीख लेते हैं। तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। 86, केवल कागज पेंसिल जांचों के द्वारा आकलन क्या होता है। केवल कागज पेंसिल ही जांच से नहीं कर सकते हैं, जांच करने के कई तरीके हैं, लेकिन केवल कागज पेंसिल जांचों के द्वारा आकलन जो होता है वह आकलन को पूरी तरह से सीमित कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा आकलन को सीमित कर देता है। एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में हो सकते हैं। एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में हो सकते हैं। एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र में क्या हो सकता है, सीखने के हो सकता है, रुचियों के हो सकता है, चरित्र के हो सकता है, और कहने का अर्थ हुआ रहा है कि हमारा इन सभी होगा इसका राइट आंसर। आप देखते होइएगा कि सीटेट में बहुत सारा क्वेश्चन में इन सभी, उपर्युक्त सभी, सीधे सभी, तो ऑल ऑफ द एबव, तो इन सभी या उपयुक्त सभी ज़्यादा आंसर आता है। तो एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नता, तरह तरह के बच्चे क्लास में रहते हैं, सबकी लर्निंग पावर, सबका इंटरेस्टिंग पावर, सबका करेक्टरिस्टिक्स सारे अलग अलग होते हैं। तो एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नता क्षेत्र हो सकते हैं इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 88 को ध्यान से देखेंगे। 88, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम जब आप सीखते हैं, जब एक दूसरे के संपर्क में जाते हैं तो ज़्यादा हम सीखते हैं। सीधे रूम में बैठे हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, सामाजिक अधिगम करते हैं, तो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आने से ज़्यादा सीखता है। तो सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग जो स्टार्टिंग होता है यह कॉन्टैक्ट से होता है, संपर्क से होता है। तो संपर्क इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है देखेंगे, निम्न में से किससे विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। यानी निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था, इसका राइट आंसर हो गया। अब 90 क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखिए, सांस्कृतिक मूल्य, एन केन प्राकेन धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य। तो मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। नहीं क्वेश्चन को काफ़ी गौर से देखिएगा, नहीं तो मजाक में एक नंबर आपका कट जाएगा। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। सांस्कृतिक मूल्य सम्मिलित है, नैतिक मूल्य सम्मिलित है, आध्यात्मिक मूल्य सम्मिलित है। एन केन प्राकेन धनार्जन का मूल्य, किसी भी तरह पैसा कमाना जो है यह नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन केन प्राकेन धनार्जन का मूल्य, इसका राइट आंसर होगा। यह मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। जय हिंद।